देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। 13वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष महात्मा गांधी की इस यात्रा की शताब्दी है। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 60 देशों से 5000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 10 साल पहले प्रवासी भारतीयों का ये सम्मेलन एक ख़ास मकसद से शुरू किया गया था ताकि विदेशों में बसे भारतीयों को अपने देश से जोड़ा जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इनकी मदद ली जा सके। देश देशांतर में यही विषय है आज की हमारी चर्चा का, जिसमें हम बात करेंगे कि जिस मकसद से ये सम्मेलन शुरू किया गया था उस मकसद में किस हद तक कामयाब रहा है और भारत के आर्थिक विकास में प्रवासी भारतीयों का कितना योगदान रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके लखनलाल मेहरोत्रा साहब हैं, पूर्व राजदूत मीरा शंकर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार और आर्थिक मामलों के जानकार देवेंद्र कुमार पंत भी हमारे साथ होंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि अहमदाबाद से प्रवासी भारतीय विजय राणा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ सकें। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मेहरोत्रा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि 10 साल पहले ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू करने की बात हुई थी और ये शुरू हुआ था और तब से अब तक ये लगभग 13वां सम्मेलन है। तो ये जिस मकसद से शुरू किया गया था, आप उसके शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, बल्कि जो प्रवासी भारतीय भवन दिल्ली में बना था उस समय जब उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी तो आप खुद मौजूद थे। क्या मकसद था इस सम्मेलन को करने का? देखिए, सबसे आगे तो हमारे मन में ये बात थी कि भारत आज़ाद हो चुका है और भारत की आज़ादी के आंदोलन में उस आंदोलन ने जितना ज़ोर हिंदुस्तान में पकड़ा था, कम से कम उतना ही भारतीय मूल की आबादियों में विदेशों में पकड़ा था। और हम किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते थे कि उनकी मनोभावनाएं, मनोवृत्तियां हमसे किसी भी प्रकार से भिन्न है। जी, पंडित नेहरू ने भी, अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया की याद करें तो उनके आखिरी शब्द यही थे कि चाहे कहीं से भारतवासी बाहर गए हों और चाहे किसी भी स्थल पर रहे हों, इंडिया स्टिक्स टू देम इन वन वे और द अदर। जी। तो ये हमारे आगे हम ये प्रश्न था कि ये सारे समाज को जो भारतीय मूल का है, किस प्रकार से हम एक संगति में ले आएं और वो जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सिद्धांत है वो सबसे पहले हमारे अपने लोगों को तो लागू हो। तो ये इस दृष्टिकोण से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और कुछ इनिशिएटिव हमने लेने शुरू किए। सबसे पहले तो हमने ये किया कि उन भारतीयों में 1947-1948 तक सबसे जो प्रमुख व्यक्ति विश्व के मंच पर सबसे पहले आया वो महात्मा गांधी थे। बाकी लोगों ने भी काम किया था, लेकिन वो हमारे देश के पिता के रूप में आज़ादी के बाद में और आज़ादी से पहले हमारे सामने आए। तो हमने बेनेगाल को मैंने आमंत्रित किया विदेश मंत्रालय में और उनसे कहा कि आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के निवास के ऊपर और उनके भारत आने तक के लिए। तो वो सबसे पहला कदम वो था। दूसरे, हम लोग ये जानते थे कि जहाँ भी भारतीय गए हैं, इतनी गरीबी से गए थे, गुर्बत से निकल के गए थे, कुछ लोग मज़दूर बन के गए थे, लेकिन आज वो अच्छी तरह से विस्थापित हैं वहाँ और वो स्वयं भारत की समृद्धि के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आज़ाद भारत के लिए उनके दिल में इतनी बड़ी जगह है जी, कि वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और वो काफ़ी लोग हम लोगों से जगह जगह पर विदेशों में बात भी करते थे कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जी। तो अगर उनको एक संगति के रूप से हम इकट्ठा करके ले आएंगे तो वो उनके लिए आसान हो जाएगा और वो किस प्रकार से इसकी आयोजनाएं हम बना पाएंगे वो
साकार रूप ले सकेगा। जी मीरा शंकर जी, अभी जैसा लखनलाल मेहरोत्रा साहब ने कहा कि गांधी जी की जो यात्रा थी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की, उसकी सेंटेनरी मना रहे हैं और 100 साल उसको पूरे होने के लिए जा रहे हैं और पिछले साल से ही उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई थी। लगभग 2.5 करोड़ प्रवासी भारतीय विदेशों में रहते हैं। कहा जाता है कि 116 देशों में रहते हैं। उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद खाड़ी के भी देशों में है और ये तमाम भारतीय किसी न किसी रूप में भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, उसकी मदद करते हैं, विदेशी पूंजी लाने में, निवेश में बड़ा योगदान रहता है। तो ये जो एक अलग से एक मंत्रालय भी अब इसके लिए बनाया गया है और इस पर फोकस किया जा रहा है, इस मकसद में किस हद तक सरकार कामयाब हुई है? ऐसा है कि 25 मिलियन प्रवासी भारतीय हैं भिन्न भिन्न देशों में, जैसा कि आपने कहा जी। अब नीति हमारी बदली करीब जब हमारी अर्थव्यवस्था की नीतियाँ बदली, तब हमारी प्रवासी भारतीयों के और भी हमारी नीति बदली। उससे पहले स्वतंत्रता के बाद हम ये सोचते थे कि इनका कर्तव्य उन देशों के प्रति है जहाँ ये रहते हैं, और ये इस वजह से भी था क्योंकि आप देखते हैं तो म्यांमार ने, जब बर्मा कहलाता था, ज़बरदस्ती भारतीयों को वापस भेज दिया था भारत। श्रीलंका में भी स्टेटलेस बना दिया था उनको, जो टी स्टेट्स में काम करते थे, 100 साल से ज़्यादा वहाँ रह रहे थे, उनको स्टेटलेस बना दिया था। इडी अमीन ने भारतीयों को ज़बरदस्ती निकाल दिया था और भारत उस समय काफ़ी कमज़ोर भी था। पर जब हमारी आर्थिक नीतियाँ बदली और हम दुनिया से जोड़ने लगे अपनी अर्थव्यवस्था को, तो हमने प्रवासी भारतीयों की ओर भी अपनी नीति बदली और ये सोचा कि इनको सांस्कृतिक तौर से, आर्थिक तौर से इनको जोड़ा जाए भारत से। तो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं और ये अलग अलग हैं, फ़र्क हैं, क्योंकि एक तो वो तबका है जो 100 साल पहले मजबूरियों की वजह से बाहर गया था, जो स्वतंत्रता, हाँ, स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिश ले गए थे अपने शुगर केन फील्ड्स में काम करने के लिए, चाय के प्लांटेशंस, रबर के प्लांटेशंस में मजदूर की तौर पे काम करने के लिए। और दूसरा वो तबका है जो 1960 के करीब से जा रहा है विदेश पढ़ने के लिए, पढ़ाई में तेज़ है और अमेरिका, यूके वगैरह गया है। एक ये भी बदलाव आया है कि कई लोग जो मज़दूर की तौर से गए इन देशों में, जैसे यूके है या कनाडा है, अब जो है अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो उनकी व्यवस्था भी बदल गई है। और अगर आप ये ट्रिनिडाड और टोबैगो और सूरीनाम और मॉरिशस में जो भारतीय लोग मजदूर बन के गए थे, उनकी व्यवस्था देखेंगे तो काफ़ी बदलाव है और काफ़ी उन्नति हो गई है। ये चाहते हैं कि किसी तौर से वो भारत से सांस्कृतिक तौर से या किसी भी तौर से, पर्सनल, निजी तौर से जुड़ जाएं, क्योंकि उनकी इज्जत बढ़ती है, उनके जड़ पकड़ते हैं। क्योंकि आप देखें, अगर ट्रिनिडाड और टोबैगो में आज भी वो धुन है जो यहाँ भारत में भूल गए हम, क्योंकि यहाँ तो बॉलीवुड सब जगह छाया हुआ है, पर वहाँ वही धुन है जो 100 साल पहले गाते थे बिहार में या उत्तर प्रदेश में, पूरब में। तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भारत से जुड़ जाएं और आदर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं अपने देश में और भारत में भी। तो अगर ये कामयाब होते हैं बाहर, तो भारत की इज्जत बढ़ती है, भारत की छवि बढ़ती है विश्व में। और अगर भारत की छवि बढ़ती है, भारत की उन्नति होती है, तो प्रवासी भारतीयों की इज्जत बाहर और बढ़ती है। तो दोनों को एक दूसरे की उन्नति में फ़ायदा है और दिलचस्पी भी है। रंजीत कुमार साहब, आप काफ़ी लंबे समय से इस सम्मेलन को देख रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। ये जो प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन है, क्या ये एक तरह की रस्म अदायगी है, कुछ लोगों का कहना है, या वाकई इससे कुछ हासिल भी हो रहा है? देखिए, 2003 में जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन का सिलसिला शुरू हुआ, तो
शुरू में ऐसा ही लग रहा था कि एक रस्मदागी के तौर पर यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अब इसने एक ज़मीन पकड़ ली है अपनी, और ख़ास करके विदेशों में जो जैसा कि कहा 2.5 करोड़ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो उनमें भारत के प्रति लगाव पैदा करने की एक जो नई बात आई है, भारत से जुड़ने का, भारत आकर के भारत को देखने का और फिर भारत के लिए कुछ करने का। क्योंकि अक्सर हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि जो द्वीप देश हैं, मॉरिशस हैं और त्रिनिदाद टोबैगो हैं, वहाँ के लोग अपने जन्म स्थल के जो गांव है वहाँ आकर के उस गांव को अपना करके उस गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह की कई बातें आई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य था प्रवासी भारतीय सम्मेलन के जरिए, जो अमीर प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत से जोड़ने का, भारत में जैसा कि एम्बेसडर मीरा शंकर ने कहा कि एक सुधार का, आर्थिक सुधार का एक सिलसिला शुरू हुआ, तेज पकड़ रहा था। तो इस आर्थिक सुधार के दौर में प्रवासी भारतीय भी भारत से जुड़ करके भारत में निवेश करें, भारत के लिए कुछ रोजगार के अवसर पैदा करें और आर्थिक माहौल जो बनाया गया है उससे भी लाभ उठाएं और भारत को भी लाभ हो उससे। बहुत अहम बात का आपने कही है। देवेंद्र कुमार पंत साहब, आप अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक मामलों पर नज़र रखते हैं। जो रजनीश कुमार साहब कह रहे हैं कि एक मकसद था प्रवासी भारतीयों की मदद से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, वहाँ से उनके ज़रिए से निवेश हासिल करना, उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए? देखिए, जिस हिसाब से अगर आप देखें ये प्रवासी भारतीय दिवस, और हर साल हर स्टेट अपना एक फोरम करता है जिसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन की बात की जाती है, परंतु उसमें ये देखना होगा कि जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट की बात होती है उस तरीके का इन्वेस्टमेंट फ्लो इन होता है या नहीं, ये पहली बात है। परंतु अगर मैं इस दूसरे तरीके से देखें कि प्रवासी भारतीय बिना प्रवासी भारतीय दिवस के भी हर साल इस देश की अर्थव्यवस्था को $60 बिलियन रेमिटेंसेस 70 बिलियन भेज का के, आंकड़ा कहा जा रहा है, $60 बिलियन रेमिटेंस भेज के, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम देखें कि जिस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उस समय भी रेमिटेंसेस बढ़ता रहा, उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। 1991 में जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक कागार पे थी, हमारे पास क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, उस समय भी जो SBI ने इन्वेस्ट इंडिया बॉन्ड्स किए $1 बिलियन के, वो सारा ये प्रवासी भारतीयों ने उस पर इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बहुत सारे टेक्नोक्रेट जो हैं इस समय हिंदुस्तान में, आप देख लीजिए, चाहे हम नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कहिए, वो भी एक प्रवासी भारतीय हैं, पर पानागढ़िया साहब, चाहे हम पहले जो टेक्नोक्रेट आए सैम पिट्रोडा साहब जो CDAC के चेयरमैन थे, और जो एक विश्व की जानी मानी हस्ती हैं, पेटेंट है जिनके स्विचिंग और कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, तो प्रवासी भारतीयों का हमारे यहाँ आना और वो चल रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, प्रवासी भारतीय आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, परंतु जब तक देश में उस इन्वेस्टमेंट होने के लायक माहौल नहीं बनेगा। आज हिंदुस्तान में देखिए बहुत सारे कॉरपोरेट, बहुत इवन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उनमें एग्रीगेट उनको मिलाइए तो वो भी कोई 2 लाख करोड़ कैश उनके पास है जी, परंतु वो नहीं इन्वेस्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ की जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसकी प्रॉब्लम है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, इन्वेस्टमेंट अगर होगा, अगर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें आपको इकनॉमी को ग्रोथ मिलता है, उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है, और उसके लिए सबसे बड़ा इश्यू है लैंड एक्विजिशन। जब तक आप उस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को चुस्त दुरुस्त नहीं करेंगे, यानी आपको पंत जी ये लगता है कि ये जो कमियां हैं, कुछ अड़चने हैं, उसकी वजह से शायद प्रवासी भारतीय ज़्यादा तादाद में उस तरह से निवेश नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए था? देखिए, उसके कारण ना प्रवासी और जो हिंदुस्तान में रह रहा है भारतीय, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। जब तक ये समस्याएं नहीं सुलझेंगी, ये समस्याएं हमारी जैसे ही एक तरह से रिजॉल्व होती हैं, उनका कुछ समाधान निकलता है, तो आपका देश के अंदर जो यहाँ के रेजिडेंट है उनका इन्वेस्टमेंट, प्रवासी भारतीयों का इन्वेस्टमेंट, और जो हम वैसे FDI अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, वो सब इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े तेज़ गति से और तेज़ रफ्तार से यहाँ आएगा। परंतु जब तक ये समस्याओं का निपटारा नहीं होता, हम 1 या 10 प्रवासी भारतीय दिवस कर लें, वो इन्वेस्टमेंट उतना जल्दी नहीं आएगा। मैं आता हूँ पंत जी आपके पास। लखनलाल मेहरोत्रा साहब,
प्रवासी भारतीयों का जब से ये सम्मेलन शुरू हुआ है उनको एक तरह से मंच भी मिला है अपनी समस्याओं को भारत सरकार तक पहुंचाने का, उनको रखने का। ज़्यादातर समस्याएं होती हैं वो उनके आने जाने से संबंधित या जो कुछ ऐसी नीतियां हैं जिससे उन्हें थोड़ा एक तरह से नुकसान पहुंचता है, रुकावट होती है। लेकिन एक जो मांग है वो है कि साहब जो भारतीय रहते हैं विदेशों में उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। ये मांग कई सालों से चली आ रही है और पिछले सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि साहब हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। कहा यह जाता है कि लगभग 1 करोड़ ऐसे भारतीय हैं जो इसके लिए पूरी तरीके से मतलब अधिकारी हैं कि वो वोट कर सकें। हम देखते हैं कि दूसरे देशों के यहाँ जब चुनाव होता है तो आप अमेरिकन एम्बेसी में जाके भी मतदान कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा अगर आप व्यक्तिगत विचार जानना चाहें तो मैं हमेशा इस बात से सहमत रहा हूँ कि बाहर हमारे जितने भी प्रवासी हैं उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो भारत में वोट कर सकें। लेकिन उनमें 2 श्रेणियां हैं जी। एक तो वो जो कि वहाँ के निवासी ही नहीं हैं बल्कि जो वहाँ के नागरिक बन चुके हैं, तो उनके ऊपर वहाँ की नागरिकता के कुछ रूल्स भी लागू होते हैं। कुछ सही है, लेकिन जो नागरिक नहीं हैं, जो लोग वहाँ के नागरिक नहीं हैं और भारत के नागरिक रह चुके हैं या बने रहे हैं, उनको जिनको हम वो सिटीज़नशिप, ओवरसीज सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट अब दे रहे हैं, ऐसे लोगों को वोट का अधिकार न देना, उस अधिकार से उनको वंचित करना मैं समझता हूँ समुचित नहीं है। उसके लिए प्रबंध क्या किया जाए ये एक बड़ा प्रश्न है जी। वो सबको आप ये नहीं कह सकते कि आप टेक्सास से या कैलिफोर्निया से कॉन्सुलेट जनरल में जा कर के और आकर के उसी दिन वोट दीजिए। यहाँ अगर आपको 10 घर पार करके वोट करने देने जाने में तकलीफ होती है तो वो लोगों के लिए ये संभव नहीं है कि वो हज़ारों मील दौड़ के और आपके यहाँ पहुँच के और सिर्फ वोट देने जाएं जी। तो उसकी संभावनाएं कितनी हैं ये देख के किस प्रकार का प्रारूप इस समस्या के हल को दिया जाए, इस पे अभी तक हम लोगों की सहमति नहीं हो पाई है। और इस पर हमारे जो प्रवासी हैं उन्होंने भी मिल करके अभी तक कोई विचार नहीं दिया है कि किस प्रकार से ये संभव हो सकता है। आवाज़ हर साल आती है, आवाज़ करीब करीब हर मिनट आती है, हर मौके पे आती है। जब भारत में इलेक्शन होता है, ख़ास तौर से जनरल इलेक्शन, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्टेट इलेक्शन में भाग लेना चाहते हैं। अगर बिहार में वोट पड़ा है और वो बिहारी हैं तो वो बिहार की असेंबली के लिए वोट देना चाहते हैं जी। तो ये समस्याएं बराबर आती रहती हैं और लेकिन उसका एक संगठित रूप से, एकत्रित रूप से कोई समाधान वहाँ भी कोई हमारे सामने प्रस्तावित करे वो मेरी निगाह में नहीं आया है। लेकिन मेरी समझ में मीरा शंकर जो अभी वहाँ रह कर के आई हैं और इतने बड़े पद पर और जिन्होंने सबसे इंटरेक्शन किया है, ये इस प्रश्न का ज़्यादा अच्छी तरह से जी। मीरा जी, मैं आपके पास आने वाला था कि ये PIO और OCI को विलय करके आज सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से भारतीय मूल के लोगों से जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था पिछले अपने अमेरिकी दौरे में, उसे पूरा कर दिया है। उससे किस तरह की मदद मिलेगी? मतलब उससे ये है कि पहले जो PIO कार्ड था, ये जो 100 साल पहले गए थे वो लोग भी, उनका भी हक था PIO कार्ड के लिए। तो उनकी जिनके या तो माता पिता या जिनके दादा दादी या जिनके परदादा परदादी भी अगर भारत के नागरिक थे तो वो PIO कार्ड के हकदार थे। OCI कार्ड के लिए खाली जिनके माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक थे उनका हक पड़ता था। दूसरा PIO कार्ड खाली पहले 15 साल के लिए होता था, अब सितंबर में पूरी उम्र के लिए कर दिया था, जैसे OCI कार्ड भी है। फिर पुलिस में जाने की, रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती थी PIO कार्ड में। पर ये सरल करने के लिए एक
सरल करने की ये एक वो है, एफर्ट है, प्रक्रिया है, पर ये ना हो कि इसमें OCI देने में या PIO देने में और समय लगने लग जाए, क्योंकि PIO कार्ड जो था वो हमारे दूतावास खुद दे सकते थे, तो 3-4 हफ्ते में वो इशू हो जाता था। OCI कार्ड जो है उसका एप्लीकेशन हमें गृह मंत्रालय को भेजना पड़ता है भारत सरकार में, और फिर काफ़ी समय लगता है जांच में, तो 3-4 महीने तो यूं ही लगते थे, और आजकल तो बहुत ही शिकायतें आ रही थी कि 6-6, 7-7 महीने लग रहे हैं। इससे जो तो है ऐसा ना हो कि PIO कार्ड जो जल्दी मिल जाता था अब साल लगने लग जाए उसके लिए, तो फिर जो जिस मकसद से ये किया जा रहा है वो फिर नहीं पूरा होगा। रंजीत कुमार साहब, ये खाड़ी के देशों में जो भारतीय लोग रहते हैं, और ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं या प्रोफेशनल काम के लिए भी जाते हैं, बड़ी तादाद में फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं अपने घरों में, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्दशा अगर है तो इन्हीं लोगों की है। जबकि जो यूरोप, अमेरिका या जो धनी और पश्चिमी देशों में लोग रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रहते भी हैं, उनके हालात भी बेहतर हैं, लेकिन इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन जब भी होता है उसमें भागीदारी उन्हीं लोगों की ज़्यादा होती है, और जो खाड़ी के देशों के लोग हैं भारतीय, उनकी ना तो आवाज़ सुनी जाती है, ना उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। देखिए, खाड़ी के देशों में भारत से जो लोग जाते हैं अधिकतर कामगार लोग होते हैं, कह सकते हैं कि अर्ध शिक्षित भी होते हैं, उनका जो जानकारी होती है उनके पास वो काफ़ी कम होती है जी, नियमों और कानूनों के बारे में, देश के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में, और ख़ास करके खाड़ी के देशों में जा कर के वो केवल मेहनतकश मजदूर बन के रह जाते हैं। एक बौद्धिकता जो आनी चाहिए उनमें, जो पेशेवर लोगों के बीच होता है, जो अमेरिका और यूरोप के देशों में जो जाते हैं तो वो बौद्धिक तरीके से भी काफ़ी सजग होते हैं, लेकिन खाड़ी के देशों में चूँकि ज़्यादातर लोग कामगार होते हैं और उन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं होता है, तो इसलिए उनमें वो उस प्रकार की चेतना नहीं आई है कि अपने अधिकारों का किस तरह। लेकिन हाल में जो प्रवासी भारतीय मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, उनका जो शोषण जिस तरह से होता है, उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है उन देशों में, उनकी कंपनियां, उनके मालिक उनके पासपोर्ट रख करके उनके साथ बदसलूकी करते हैं, तो इन सब से बचने के लिए कई चेतना फैलाने का कार्यक्रम शुरू किया है प्रवासी भारतीय मंत्रालय ने। उनको सजग किया है, सचेत किया है, उनके अधिकारों के प्रति बताया है, उन्हें एजेंट किस तरह उन्हें बरगला करके विदेश ले जाते हैं, फिर उनके साथ शोषण करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अब उनकी जानकारी में आने लगी हैं कि विदेश जाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि अब उनमें चेतना आ गई है, लेकिन जितना ध्यान दिया जाना चाहिए शायद उतना अभी नहीं दिया जा रहा है। मैं ये कहूँगी कि देना चाहिए, और क्योंकि जो रिमिटेंसेस आते हैं ना 70 बिलियन, वो अमीर देशों से नहीं आते, बल्कि जो वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं भारत में, और जो आते हैं, जो ये रिमिटेंसेस आते हैं, ये खाड़ी के मज़दूरों से ही आते हैं, क्योंकि इनके परिवार यहाँ हैं और ये अपनी परिवार के लिए ये भेजते हैं। तो ये जो 6-7 मिलियन लोग खाड़ी में हैं, इनके और हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, देवेंद्र पंत साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये जो बात अब इस बार फोकस किया है, प्रधानमंत्री ने भी जो भाषण दिया है उसमें बार बार उन्होंने भारतीयों को, ख़ास करके प्रवासी भारतीयों को, इस बात के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है कि वो देश के नवनिर्माण में हिस्सा लें, भागीदार बने, और हर तरीके से न सिर्फ ये कि सिर्फ उद्योग लगाने के लिए, पैसा लगाने के लिए, बल्कि सफाई से लेकर के और भी तमाम जो काम हैं उन सब में वो हिस्सेदारी करें। लेकिन चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत अच्छी दिशा में नहीं चल रही है, ऐसे में ये बहुत ही अहम हो जाता है कि प्रवासी भारतीयों की भी इसमें मदद ली जाए। आपकी राय में किस तरह से वो उनकी भागीदारी हो सकती है इस देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत करने के लिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि हमारा देश जो है वो हमेशा से एक इन्वेस्टमेंट स्टार्व जो हम कहते हैं कि वहाँ हमेशा पूंजी निवेश की ज़रूरत है और आवश्यकता है। तो पूंजी निवेश हमें चाहिए। पूंजी निवेश चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडियन से आए या देसी जो देश में उद्योगपति हैं वो करें या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस करें, तो एक वो तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आप देखिए बहुत सारी जगहों पे
प्रवासी भारतीय आके छोटे छोटे जो सिंगल और 1 मैन और 2 मैन एंटरप्राइज जो उन्होंने खोले हैं। जैसे कई बिहार के कई गांवों में आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे थे, उन लोगों ने यहाँ आके जो राइस हस्क है जी, उससे वो लोग बिजली बना रहे हैं। उस बिजली को वो गांव-गांव में काफ़ी सस्ते दाम पे दे रहे हैं। तो अब लगाइए बिजली अगर नहीं है तो उस गांव में क्या हो रहा है? या तो बच्चे रात को पढ़ नहीं सकते, या मिट्टी के तेल की लालटेन में, या मोमबत्ती की रोशनी में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ा मुद्दा है, जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट आना है, बड़ा उद्योग लगना है, वो सब चीज़ें जो हैं आपके पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, रेगुलेशन उसके कारण बहुत डिले हो जाता है कि लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। परंतु जो प्रवासी भारतीयों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये छोटे छोटे क्षेत्र में 4 प्रवासी भारतीयों ने मिलके एक कोई नया एंटरप्राइज चालू किया, जिससे आप चाहे आप सूचना का लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे आप कहीं ड्रिंकिंग वाटर का काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी वक्त की कमी है। रंजीत कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, मीरा शंकर जी आपका, और लखनलाल मेहरोत्रा साहब इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अहमदाबाद में चलने वाला ये प्रवासी भारतीयों का 4 दिवसीय सम्मेलन कुछ नई आशाएं जगाएगा, कुछ नई उम्मीदें लेकर के आएगा, और प्रवासी भारतीय जिनकी तादाद 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, जो पूरी दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, वो अपने इस देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपनी ओर से भरपूर प्रयास करेंगे। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।